तो देखा जाए संयोजन अभिक्रिया या युगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। जैसे आपका C+O2 एरो CO2 ये अभिक्रिया लिखी गई है। अधिक सूचना के लिए ये ठोस अवस्था में है, ये गैस अवस्था में अभिक्रिया करता है और गैस अवस्था में ही बनता है। तो क्या देख रहे हैं कि C+O2 क्रिया करके क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, यानी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एकल उत्पाद बनाते हैं, तो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार आपका पहले समीकरण को लिखे तो 2H2 प्लस O2 क्या बनता है, 2H2O जल का निर्माण करते हैं। यानी ये गैस अवस्था में अभिक्रिया करती है और बनता क्या है, लिक्विड अवस्था में। तो यानी कहने मतलब कि इसमें भी क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। तो यह भी अभिक्रिया क्या है, आपका संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार आप देखें कि CaO जिसको कली चूना कहते हैं, अनबुझा चूना, और जब उसे जल में डालते हैं H2O में, तो क्या बनता है आपका CaOH का होल ट्वाइस बनता है, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं या आपका चूने का पानी भी कह दिया जाता है। ये जल विलयन में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपका इसमें भी क्या देख रहे हैं कि दो पदार्थ अभिक्रिया करके आपको सिंगल पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो अभिक्रिया जो होती है आपको संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अब इस अभिक्रिया में एक चीज और बता दें, देखिए ये चूने के पानी या बुझा हुआ चूना कहते हैं, आप बता सकते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। तो इसका उपयोग आपको दीवार की रंगाई पुताई में किया जाता है। तो दीवार की जब ये भी देखते हो कि जब दीवार की रंगाई पुताई करते हैं तो उस समय उसमें चमक नहीं पैदा होता है, लेकिन एक दो दिन के बाद वो फिर दीवार उसमें चमक उत्पन्न हो जाता है। तब क्या आपने सोचा कि वो क्यों चमक उत्पन्न हो जाती है? वास्तव में ये जो आपका बुझा हुआ चूना है वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर जाता है और बना लेता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही क्या होता है आपका, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ही वो दीवार पर चमक पैदा होती है। आप जानते हैं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका जिसको चूने का पत्थर भी कहते हैं या संगमरमर का भी सूत्र यही होता है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण से ही दीवार पर अब चमक उत्पन्न हो जाती है। तो यह आपका इस अभिक्रिया में आपने जो C+O2 बराबर CO2, इसमें भी देख रहे हैं कि दो पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बना रहे हैं। 2H2O प्लस O2 2H2O, इसमें भी दो पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बना रहे हैं। CaO प्लस H2O, इसमें भी CaOH का होल ट्वाइस बना रहे हैं। तो ये जो अभिक्रिया लिखी गई है ये तो समझाया था अलग। तो ये जो अभिक्रिया लिखी गई है क्या है आपका, किसका एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी क्या होता है योगात्मक अभिक्रिया, तो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं आपका, तो योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उसी प्रकार CO प्लस Cl2 लिखा दें तो COCl2 ये भी अगर निर्माण कर रहा है तो इसमें भी क्या हो रहा है, दो पदार्थ मिलकर के एक ही पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। जब दो पदार्थ मिलकर के एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं तो अभिक्रिया को क्या कहते हैं आपका, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखा जाए जिसको विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कर सकते हैं।
इस अभिक्रिया में क्या होता है, तो जैसे देखें कि CuSO4 कॉपर सल्फेट है और उसमें लोहे की छड़ डाल दें, लोहे की डाल दें, तो उसके बाद उस विलयन का रंग बदल जाता है। यानी क्यों होता है कि बन जाता है आपका FeSO4 और वहां से कॉपर अलग हो जाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का प्रमाण या प्रमाण को समूह को हटा करके दूसरा प्रमाण या प्रमाण का समूह आ जाता है, तो वह अभिक्रिया जो होती है वो आपका विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में प्रमाण या प्रमाण के समूह को हटा करके दूसरा प्रमाण या प्रमाण का समूह भी आ जाता है, तो अभिक्रिया क्या होती है आपको, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार आपका Zn प्लस CuSO4 होगा तो क्या हो जाएगा आपका ZnSO4 का निर्माण हो जाएगा। यहाँ भी कॉपर आपकी अलग हो जाती है। उसी प्रकार आपका Pb है प्लस CuCl2 है तो आपका PbCl2 लेड क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ से कॉपर अलग हो जाएगी। तो ये अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं कि किसी प्रमाण या प्रमाण के समूह को हटा करके दूसरा परमाणु आ जा रहा है, तो अभिक्रिया क्या है, यह विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि एक ही हिस्सा जो होता है उसका विस्थापित हो रहा है। तो इस प्रकार आपको यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप समझ रहे हैं क्या विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, किसी यौगिक में आपका जो आयन है उस आयन को हटा करके दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह भी आ सकता है, तो यह अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार आपको देखा जाए CH4 प्लस Cl2 एरो CH3Cl प्लस HCl। इसमें क्या देख रहे हैं कि इस CH4 में एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके क्लोरीन परमाणु आ रहा है और इसमें भी देख रहे हैं कि क्लोरीन परमाणु को के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु चला जा रहा है, तो यह अभिक्रिया भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया क्या है और योगात्मक संयोजन अभिक्रिया क्या है। अब आगे देखा जाए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जैसे आपका AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट है और NaCl से अभिक्रिया करता है, तो बनता क्या है आपका AgCl प्लस NaNO3। तो ये जो अभिक्रिया होती है इसमें नीचे की तरफ दिखाने का मतलब कि अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है साइड अवस्था में, ये आपका एक जल के विलयन में प्राप्त होगी। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इस अभिक्रिया में इसमें से आपका Cl इधर आ रहा है और यहां से क्या हो रहा है, NO3 इधर चला जा रहा है, इसके साथ चला जा रहा है। तो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों में आयनों या परमाणुओं के परस्पर अदला बदली हो जाता है और अदला बदली से नए यौगिक का निर्माण होता है, तो अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों में प्रमाण या परमाणुओं के समूहों का अदला बदली हो जाता है और अदला बदली के कारण आपको नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो अभिक्रिया जो होती है उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यह अभिक्रिया आपका किसका एग्जाम्पल है, उभय अपघटन की एग्जाम्पल है। उसी प्रकार BaCl2 हो यानी बेरियम क्लोराइड हो और सोडियम सल्फेट हो, जब अभिक्रिया होती है तो आपको बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है प्लस 2NaCl। ये जलीय विलयन में ही लेते हैं। तो इस प्रकार आपका ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त, तीर नीचे के दिखाने के मतलब अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो इसमें भी क्या देख रहे हैं कि ये आपको
यहाँ से सल्फेट आयन इसके साथ चला जा रहा है और यहाँ से क्लोरीन इसके साथ चल के नया बना रहा है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें प्रमाण या प्रमाण के समूहों के, जिसे आयन कहते हैं, का अदला बदली हो जाता है और अदला बदली से आपको नए यौगिकों का निर्माण होता है, तो अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार एग्जाम्पल से हम उम्मीद समझ गए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। हमें पढ़ना है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भौतिक कारक जैसे दाब, ताप, प्रकाश इत्यादि में परिवर्तन किया जाए, तो वह रासायनिक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, तथा भौतिक कारक को हटा लेने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है, तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें भौतिक कारकों को परिवर्तन कर देने से, यानी दाब, ताप इत्यादि में परिवर्तन कर देने से पदार्थ जो होता है दो या दो से अधिक घटकों में टूट जाता है, तथा उस कारक को हटा दिया जाए तो पुनः पदार्थ अपनी मूल अवस्था में प्राप्त हो जाता है, तो यह अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव में होती है, तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है, जब इसमें ऊष्मा यानी गर्म करते हैं तो यह आपको NH3 और HCl में यह आपका टूट जाती है, वियोजित हो जाती है। उसी प्रकार आपको HI हाइड्रोजन आयोडाइड है, जब इसे गर्म करते हैं तो यह भी H2+I2 में वियोजित हो जाता है। उसी प्रकार आपका PCl5 है, ये भी आपको PCl3+Cl2। तो ऐसे पदार्थ में जो आपको वियोजित हो रहे हैं, तो इस प्रकार डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड होता है, इसे भी गर्म करते हैं तो इसका संगठन बदल जाता है, 2NO2 हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बदल जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज और यहाँ समझ लिए कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यह आपका ऊष्मा के प्रभाव में वियोजन हो रहा है, उसी के लिए इसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा होता है जिसको आयनिक वियोजन कहते हैं। यानी कुछ आयनिक पदार्थों को जब जल या उचित विलायकों में उसको डाल दिया जाता है तो पदार्थ आपको दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। तो इस प्रकार जल या विलायक में डालने पर जब पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में आयनों में विघटित हो जाता है, तो इसी को आयनिक वियोजन कहते हैं। जैसे आपका HCl है, उसे जल में डाल देंगे तो H+ आयन और Cl आयन में टूट जाता है। तो इस प्रकार आपको जो आयनों में टूटने की ये प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका जैसे NH4Cl है, इसको भी तो NH4+ आयन और Cl- आयन में अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार जल में आयनों में विघटित होने की अभिक्रिया को ही आयनिक वियोजन कहते हैं। और ऊष्मा के प्रभाव में अभिक्रिया होती है तो उसी को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। इस प्रकार ये वियोजन अभिक्रिया को बताया गया कि वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया और आपको आयनिक वियोजन अभिक्रिया। इस प्रकार एक और देखा जाए जिसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब किताब में कई साल दिया गया है अपघटन अभिक्रिया, जिसे अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक घटकों में टूट जाता है, तो अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी अपघटन अभिक्रिया में पदार्थ सरलता के लिए आपको टूट जाता है, जबकि वियोजन में क्या होता है, अगर वियोजन अभिक्रिया में भौतिक कारक परिवर्तन करते हैं तो वो टूटता है, लेकिन भौतिक कारक को हटा ले जाए तो पुनः मूल पदार्थ बन जाता है। लेकिन अपघटन में वो मूल पदार्थ बनता नहीं, हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, तो वही अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। यानी अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है
इसमें कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक घटकों में टूट जाता है तो अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपका अभी प्रभाव 2 प्रकार से होता है, एक तो ऊष्मा के प्रभाव में होता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे 2KClO3 है तो आपका 2KCl प्लस 3O2 ऐसे करके ये टूट जाएगा, यानी यहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उसी प्रकार आपका मर्क्यूरस ऑक्साइड है तो ये भी आपको ये वियोजित हो जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो जब पदार्थ 2 या 2 से अधिक में टूट रहा है ये अभिक्रिया क्या है, आपका अपघटन अभिक्रिया है। उसी प्रकार आपको फेरस सल्फेट है और ये टूट करके फिर 2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का निर्माण करता है तो ये अभिक्रिया क्या है आपका। और भी जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर CaO प्लस CO2 का निर्माण करता है। उसी प्रकार आपका लेड नाइट्रेट है, जब इसे गर्म करते हैं तो यह लेड नाइट्रेट आपका टूट जाएगा और लेड ऑक्साइड निर्माण करता है, प्लस आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, प्लस ऑक्सीजन गैस इसमें निकलती है। तो इस अभिक्रियाओं में क्या देख रहे हैं कि पदार्थ 2 या 2 से अधिक घटकों में टूट जाता है तो यह अभिक्रिया अपघटन कहलाती है। लेकिन ये एग्जाम्पल ऐसे भी लिखे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है कि यह बंद पात्र में होगा तब तो यह वियोजन भी कहलाएगा। इसीलिए वियोजन और अपघटन अभिक्रिया आप में एक ही हेडिंग का अंतर्गत दिया गया है कि यह कैल्शियम कार्बोनेट को जब बंद पात्र में करेंगे तो बाहर पदार्थ नहीं निकलेगा तो पुनः आपको अभिकारक भी बना सकता है, उत्पाद मिलकर के फिर अभिकारक बना सकते हैं तो वह वियोजन होगा। लेकिन अपघटन में सल्फा के लिए अलग हो जाएंगे तो अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। और यह आपका ऊष्मा के प्रभाव में हो रही है तो यह आपका ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। और एक चीज यहाँ इसे भी समझा दें कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऊष्मा शोषी इसमें भी क्या देख रहे हैं कि इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में भी जिसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जिस अभिक्रिया में संपन्न करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है इसलिए वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो एग्जाम्पल आप लिए हैं इसमें भी ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, इसलिए क्या अभिक्रिया होगी, ये सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, ठीक ना। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया लिख रहे हैं कि ऊष्मा के प्रभाव में हो रही है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के भी एग्जाम्पल में शामिल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ समझा रहे हैं। दूसरा होता है आपका जिसको वैद्युत अपघटन कहते हैं, यानी वो वैद्युत के प्रभाव में होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो यह वैद्युत अपघटन वैद्युत के प्रभाव में होता है। जैसे जल है और अम्लीय या उसमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दिया जाए और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो यह जल जो होता है आपका घटकों में यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग घटकों में वो टूट जाता है। तो ऐसे जो हम 2 घटकों में टूट जाता है वैद्युत के प्रभाव में होता है, इसीलिए इसको वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो यह अपघटन अगर वैद्युत के प्रभाव में हो रहा है तो वैद्युत का अपघटन कहलाएगा। वैद्युत अपघटन का एग्जाम्पल आप जैसे जल है और जल में थोड़ी सी मात्रा अम्लीय क्षार का मिला लेते हैं तो वो विद्युत का चालक होता है, अन्यथा वो शुद्ध अवस्था में उसका कुछ चालक होता है, इसलिए उसमें थोड़ी मात्रा में आपको अम्लीय क्षार मिला दिया जाता है। उसके बाद उसका वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है जो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होती है। तो यही आपका क्या है, आपका वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है। और इसमें प्रकाश के प्रभाव पर भी अभिक्रिया संपन्न हो सकती है, तो प्रकाश से भी अपघटन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड होता है और सिल्वर क्लोराइड को जब आपको उस पर प्रकाश पड़ती है तो उसके Ag और क्लोरीन अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार आपका सिल्वर ब्रोमाइड है
और सिल्वर ब्रोमाइड पर भी जब प्रकाश पड़ता है तो उससे Ag और उसके ब्रोमीन अलग हो जाते हैं। ये सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो पहले श्वेत आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनते थे, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में जो निगेटिव बनती थी, तो निगेटिव एक्चुअल में उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड का ही लेप रहता था, और जब फोटो खींचते थे तो जितने हिस्से में प्रकाश पड़ता था उसका वो सिल्वर ब्रोमाइड से Ag में बदल जाती थी और उससे वो सेपरेट करके वो फोटो तैयार करते थे। तो ये आपका जो ब्लैक व्हाइट फोटो था उसमें इसका उपयोग किया जाता था सिल्वर ब्रोमाइड का। तो यह प्रकाश के प्रभाव में अपघटन हो रहा है, तो ये प्रकाश अपघटन होगा, फिर बैल्थ अपघटन है, और क्या है आपका ऊष्मीय अपघटन है। तो ये तीन तरह से आपको अपघटन को यहाँ फिर अपघटन को बांटा गया। तो इस तरह से आपको ये अपघटन अभिक्रिया हुई। अब आपको जैसे ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया पढ़ा गया, तो यहाँ ये भी समझें कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है। तो जाहिर सी बात है कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जैसे ऊष्मा शोषी में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें आपको ऊष्मा की क्या होगी, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, तो वह अभिक्रिया होती है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होगी, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी वह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपका देखिए, जो श्वास लेते हैं तो श्वसन अभिक्रिया में क्या होता है, हम जानते हैं कि हमें भोज्य पदार्थों के पाचन, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है, और वह ग्लूकोज यानी सूत्र क्या है, C6H12O6, वह आपको वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है इसमें, और अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल का निर्माण होता है, और यही आपका इसके साथ ही ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी ऊष्मा से हम शरीर की ऊर्जा का संचालन करते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, आप किसका एग्जाम्पल हुआ, तो ये आपको उस ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या हो रही है, ऊष्मा आपको प्राप्त होती। उसी प्रकार ये जैसे CaO है, और जब इसको जल में डालते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में आप देखते हैं कि पानी उबलने लगता है, यानी वहां पर भी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो CaO प्लस H2O, CaO इसका होल ट्वाइस, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है वो अभिक्रिया क्या होती है, आपको ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के उदाहरण होती है, और जिसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। उसी प्रकार देखिए, जो हम ईंधनों को चलाते हैं तो उनमें भिन्न प्रकार के आपको पदार्थ होते हैं। उसी में आपका CNG है जिसमें मेथेन होता है, और ये मेथेन ऑक्सीजन से क्रिया करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का निर्माण करता है, और उसी के साथ साथ आपको ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार इन अभिक्रियाओं में बाद में डेल्टा अधिसूच के लिए डेल्टा प्लस डेल्टा लगा रहे हैं, इसमें क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए क्या है, आपका ऊष्मा आपका क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फिर आगे हम